लास्ट वीडियो में हमने 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत या फिजिकल वर्ल्ड वो डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में मात्रक जो सेकंड चैप्टर है 11th क्लास का, जो कि है मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। मात्रक मतलब यूनिट, मापन मतलब मेजरमेंट, और त्रुटि विश्लेषण मतलब एरर एनालिसिस। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मात्रक तथा मापन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। तो इसके अंतर्गत मात्रक मतलब यूनिट और मापन मतलब मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे मापन के बारे में जानेंगे। ठीक है, मेजरमेंट है क्या, तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो मापन क्या है, अभी मैं आपको इसको जब 1 बाय 1 टॉपिक बताऊंगी तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को हल्का सा आइडिया दे रही हूँ कि मापन होता क्या है। ठीक है, तो मापन क्या है कि तुलना करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें हम किसी अज्ञात भौतिक राशि की जिसका हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, भौतिक राशि की मात्रा की किसी पूर्व निर्धारित भौतिक राशि की मात्रा से तुलना करते हैं। ठीक है, और किसी भी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो उस भौतिक राशि की मात्रक की, और एक उसकी आंकिक मान की। तो मात्रक क्या है, मात्रक क्या है कि कोई भी वो पूर्व निर्धारित मान, ठीक है, या वो भौतिक राशि का वो पूर्व निर्धारित मान, या वो मानक मान, या फिर वो स्टैंडर्ड वैल्यू जिससे हम तुलना कर रहे हैं, तो वो उसका मात्रक हो जाएगा। और आंकिक मान क्या हो गया कि वह मात्रक उस माप में कितनी बार आया। जैसे अगर हम कहेंगे कि किसी छड़ की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है, तो ये देखिए जो 1 मीटर है, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये तो क्या हो गया, पूर्व निर्धारित राशि होगी जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तो 1 मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। और 20 ये जो आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये बता रहा है कि उस भौतिक राशि की माप में उसका मात्रक कितनी बार आया। ठीक है, अर्थात अगर हम छड़ की लंबाई 20 मीटर कह रहे हैं, तो अर्थात उसकी लंबाई में जो उसका मात्रक मीटर है वो 20 बार ही आया। ठीक है, ये हल्का फुल्का आइडिया दिया गया। इसके बाद अभी हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब जो इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है राशियों का एवं मात्राओं का वर्गीकरण। ठीक है, मतलब कि जो भी क्वांटिटीज़ हैं और जो यूनिट्स हैं उनको क्लासीफाई करके, ठीक है, उनको मतलब उनको बांटा हुआ है। ठीक है, वर्गीकरण किया है। तो इसमें देखिए दो प्रकार की राशियों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक होंगी मूल राशियाँ और एक होंगी व्युत्पन्न राशियाँ। तो सबसे पहले हम मूल राशि को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मूल राशियाँ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, मतलब ऐसी राशियाँ जो कि स्वतंत्र होती हैं, हम जिनको हम किसी और राशियों के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, उनको हम मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लंबाई कहूँ, ये स्वतंत्र राशि है जिसको मैंने एल से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अगर मैं द्रव्यमान कहूँ, ये भी मूल राशि है एम। ठीक है, इसको मैं द्रव्यमान को मैं किसी और राशि के पदों में व्यक्त कर ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं समय की बात कहूँ, ये भी अपने में स्वतंत्र है। ठीक है, इसको मैंने टी से व्यक्त कर दिया। तो ये जो कुछ राशियां हैं, जनरली हम लोग यहाँ 7 मूल राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन राशियों को हम किसी अन्य राशियों के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम मैकेनिक्स में मूल राशियों की बात करें तो वहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान और समय है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, मूल राशि है। ठीक है, इसी प्रकार से कई सारी हम मूल राशियाँ पढ़ेंगे कि जिनको व्यक्त करने के लिए हमको किसी भी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, खुद में स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए या फिर मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको ही हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो वो क्या हो गया, लंबाई मूल राशि है। मूल राशि का जो मीटर हो गया वो मूल मात्रक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से द्रव्यमान की बात करेंगे तो ये द्रव्यमान तो मूल राशि है। अब इसका मात्रक बोलूँगी तो क्या होगा, किलोग्राम, तो यहाँ पे किलोग्राम मूल मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य राशियों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है व्युत्पन्न राशियाँ या फिर जिनको डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो राशियाँ होती हैं, ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं होती हैं। ठीक है, और इन राशियों को हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल बताऊं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूरी क्या हो गई, लंबाई। ठीक है, ये लंबाई हो गई मतलब मूल राशि, और समय भी क्या है, मूल राशि। तो देखिए हमने चाल को मूल राशि के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसको मैं ए से व्यक्त करी, तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो लंबाई भी क्या लेंथ है, चौड़ाई भी क्या लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें भी हमने क्या किया कि जो क्षेत्रफल है, जो व्युत्पन्न राशि, उसको हमने मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अर्थात व्युत्पन्न राशियाँ या फिर जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको व्यक्त करने के लिए हमको मूल राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जो व्युत्पन्न मात्रक है या फिर जिनको हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं,
तो व्युत्पन्न राशियों की या डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती है, जो उनके मात्रक होते हैं, उन्हीं को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने चाल की बात की, चाल बराबर दूरी बट्टा समय मैंने कहा, तो ये तो क्या हो गया, चाल क्या व्युत्पन्न राशि होगी। अब मैं इसका मात्रक रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो ये जो व्युत्पन्न राशियाँ व्युत्पन्न मात्रक है, तो इनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों या मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए वो है कि जब हमने मात्रकों के बारे में जान लिया, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम कई सारी पद्धतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मापने की मात्रकों की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मात्रकों की पद्धति हम बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम मेनली 4 पद्धतियों की बात करेंगे, जिसमें से पहली है CGS पद्धति, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, उसके बाद है MKS पद्धति, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। उसके बाद है FPS पद्धति, मतलब फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम SI यूनिट्स बोलते हैं, और आजकल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का यूज़ करते हैं जनरली। और ये जो SI यूनिट है, इसका जो फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए अब मैं आप लोगों को हल्का फुल्का ये जो पहले इन तीनों पद्धतियों के विषय में बतलाती, फिर अभी हम लोग डिटेल से तो इसको पढ़ेंगे। देखिए इसमें जैसे CGS, MKS और FPS है, तो जिसमें इसमें जो भी पहला वर्ड है, ठीक है, मतलब कि जो पहला अल्फाबेट है CMF, ये क्या करेगा, लंबाई के मात्रक को बताएगा। ठीक है, और जो दूसरा है वो द्रव्यमान के, और जो तीसरा है वो समय के। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। ठीक है, अब जैसे CGS की बात करेंगे हम, CGS पद्धति की। ठीक है, मैं आप लोग को हल्का सा आइडिया देती हूँ। तो इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाएगा, और उसके साथ साथ ही टाइम का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम MKS पद्धति की बात करें, तो इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम FPS की बात करेंगे, तो इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहली वाली राशि है वो लंबाई के मात्रक को व्यक्त कर रही है, जो दूसरी है वो द्रव्यमान के, और जो तीसरी है वो समय के मात्रक को व्यक्त कर रही है। ठीक है, और अब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें, तो इसमें हम लोग जनरली 9 मूल राशियों की बात करते हैं, 9 राशियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से जो 7 होती हैं वो तो मूल राशियाँ होती हैं, और 2 होती हैं पूरक राशियाँ। ठीक है, तो जो 7 मूल राशियाँ होती हैं और जो 2 पूरक राशियाँ होती हैं, इनको जो व्यक्त करने के लिए मात्रक होते हैं। ठीक है, तो जो 7 मूल राशियों को व्यक्त करेंगे वो मूल मात्रक हो जाएंगे, और जो 2 मूल राशियों को, 2 पूरक राशियों को, ठीक है, जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं, उनको व्यक्त करने के लिए जो मात्रक होंगे वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ अभी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है लंबाई का मापन। ठीक है, देखिए हम कुछ जो भौतिक राशियाँ उनका मापन करने की विधियाँ भी पढ़ेंगे, जैसे कि हम पहले लंबाई का मापन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अत्यंत छोटी दूरियों का मापन। ठीक है, जैसे 2 तरीक़ों से पढ़ेंगे हम इसमें। एक तो अत्यंत छोटी दूरियों का मापन, जैसे कि परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, या फिर नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का आकार वगैरह, इन सब का जो मापन करेंगे। ठीक है, और दूसरा होगा बड़ी दूरियों का मापन। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी से सूर्य तक के बीच की दूरी। ठीक है, इन सब की विधियाँ हम पढ़ेंगे। और बड़ी दूरियों के मापन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे, जिसको हम लंबन विधि कहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम द्रव्यमान का मापन पढ़ेंगे। द्रव्यमान के मापन को भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम जड़त्वीय द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इनर्शियल मास बोलते हैं, और जो दूसरा द्रव्यमान पढ़ेंगे वो है गुरुत्वीय द्रव्यमान, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, तो इसमें जो ये मास है, इसको इनके जो नाम रखे गए हैं, केवल और केवल इनको मापने के तरीके से इनका नाम डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, अगर हम जड़त्वीय द्रव्यमान की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग जैसे न्यूटन की जो इक्वेशन है, ठीक है, F=ma, इसके द्वारा इसका यूज करके अगर हम द्रव्यमान निकालेंगे, तो ये हमारा जड़त्वीय या इनर्शियल मास हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण की इक्वेशन पढ़ी थी, F=G m1m2 अपॉन r²। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर हम मास निकालेंगे तो गुरुत्वीय मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी अभी हम लोग आगे से डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे मापन में, मेजरमेंट में, होगा समय का मापन। ठीक है, मतलब टाइम का मापन। ठीक है, तो ये तो सिंपल हमने मात्रक और मापन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि त्रुटि विश्लेषण, मतलब एरर एनालिसिस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ही हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सार्थक अंक या फिर सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो मैं आप लोग को वो भी बता देती हूँ कि उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे।
तो अब जो हम बाकी इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये देखिए त्रुटि विश्लेषण तथा सार्थक अंक, ठीक है, मतलब एरर एनालिसिस और सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में, ठीक है। सार्थक अंक के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता क्या होती है, ठीक है। यथार्थता मतलब एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जो हमारा प्रेक्षित मान है वो उस एक्सपेरिमेंट का जो वास्तविक मान है, अगर हम किसी चीज़ की लंबाई नाप रहे हैं, ठीक है, और उसका वास्तविक मान माना कि 5.2 मीटर है, और हम उसको जो नाप रहे हैं तो वह अपने माना हम 5.1 मीटर उसका मान ले आए, ठीक है, तो वह जो प्रेक्षित मान है वो वास्तविक मान के कितने निकट है, तो हम कहेंगे कि वह जो रीडिंग है वो क्या है, एक्यूरेसी उसमें, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब यथार्थ है, ठीक है। इसी के साथ साथ मापक यंत्रों की परिशुद्धता, ठीक है, मतलब प्रिसीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वह एक्सपेरिमेंट किस सीमा तक, ठीक है, उसकी किस रिजोल्यूशन तक किया गया है, ठीक है, उस मापक यंत्र की रिजोल्यूशन क्या है, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को हमने बार बार किस सीमा तक किया है, उसको हम बोलते हैं कि मापक यंत्र की परिशुद्धता, ठीक है। तो यथार्थता मतलब कि जो प्रेक्षित मान है वो वास्तविक मान के कितने निकट, और परिशुद्धता का मतलब है कि वह किस सीमा तक नापा गया है, ठीक है, वो जो हमने माप ली है वह किस सीमा तक, किस रिजोल्यूशन तक मापा गया है, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो है माप में त्रुटि, ठीक है। माप में त्रुटि, तो त्रुटि का मतलब है कि जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो रीडिंग होती है, मतलब कि जो वास्तविक मान होता है और जो प्रेक्षित मान, मतलब जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का जो अंतर है, ठीक है, उसको हम त्रुटि कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी हम माप लेते हैं उसमें जो अनिश्चितता आती है उसको हम त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो त्रुटि भी दो टाइप की होती है, ठीक है, दो प्रकार की। एक तो होती है क्रमबद्ध त्रुटि और एक होती है यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि मतलब कि सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। तो इसमें क्या किया, कितने प्रकार से हो सकती है, ठीक है। जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं इनका हमको कारण पता होता है, ठीक है, तो इसका कारण जानकर हम उसका निदान उसको सॉल्व करके हम इन त्रुटियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली यंत्रगत त्रुटि हो सकती है, मतलब जो हमारा जो एपरेटस है उसके द्वारा, मतलब कि उसको फिट करने में या फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग से कोई दिक्कत हो तो उस कारण जैसे शून्यांक त्रुटि वगैरह वगैरह, तो उस कारण जो त्रुटि होती है तो उसको हम यंत्रगत त्रुटि कहते हैं, ठीक है। मतलब एपरेटस के कारण जो एरर हो रहा है उसको हम यंत्रगत त्रुटि कहेंगे, ठीक है। तो इसका कारण जान के हम इसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हमको बाह्य वातावरण वगैरह के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण जो एरर आएगा वो आएगा प्रायोगिक तकनीकी या फिर कार्यविधि में अपूर्णता, ठीक है। उसके बाद ये आएगा कि अगर हम लोग ढंग से मतलब रीडिंग नहीं ले रहे हैं या फिर जो एटमॉस्फेयर के बारे में कि प्रेशर क्या है उस सब के बारे में हमको पता नहीं, तो तब जो एरर आएगा वो होगा प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता, ठीक है। अब व्यक्तिगत त्रुटियां क्या है, ये हम अगर एक्सपेरिमेंट करते टाइम कोई लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे कि सही तरीके से अरेंज नहीं कर रहे हैं, ऑपरेटर्स को सही बैलेंस में नहीं रख रहे हैं, इस तरीके से कोई भी कारण हो सकता है हमारे एक्सपेरिमेंट में, असावधानी के कारण जो भी एरर आएगा वो व्यक्तिगत त्रुटियां होंगी, ठीक है। उसके बाद है यादृच्छिक त्रुटि या फिर रैंडम एरर, ठीक है। ये जो त्रुटियां होती हैं इसका कारण हमको ज्ञात नहीं होता है, ठीक है। तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट को बार बार ही दोहराते हैं और उसकी एक से ज़्यादा रीडिंग लेते हैं और बाद में उसका समांतर माध्य या फिर अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, और जो अर्थमेटिक मीन निकाल के जो मान आता है वही उसका यादृच्छिक त्रुटि या फिर रैंडम एरर होता है, ठीक है। अब इसके अलावा इसके साथ साथ ही हम कुछ और चीज़ें निकालना सीखेंगे, जैसे कि निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना, ठीक है, जिसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है। उसके माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसके साथ साथ ही हम सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि मतलब रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर के बारे में इनको निकालना सीखेंगे। उसके साथ साथ ही हम प्रतिशत त्रुटि मतलब परसेंटेज एरर निकालना सीखेंगे। तो एक एक एग्जाम्पल करके हम इनको सीखेंगे, तो बढ़िया करके समझ जाना, ठीक है। अब इसको मैं आप लोगों को डिटेल से अभी 1 बाय 1 जब समझाऊंगी तब बता दूंगी, ठीक। उसके बाद हम त्रुटियों का संयोजन पढ़ेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर हम कोई राशियाँ जोड़ रहे हैं, ठीक है, योग में अथवा अंतर में, ठीक है, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या क्या त्रुटियाँ हो सकती हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट की रीडिंग के बाद, तो उसको डिस्कस करेंगे। वहीं से फिर जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, गुणन और विभाजन में, ठीक है, इसमें क्या क्या त्रुटि हो सकती है। और उसी तरीके से मापित राशि की घात में त्रुटि, मतलब कि कोई भी हमने जो मेजर क्वांटिटी है उसकी जो पावर है उसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, उन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा सार्थक अंक या फिर सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सार्थक अंक की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, उसके बाद किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान। ठीक है, मतलब कि कौन सा अंक सार्थक अंक होगा या नहीं होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम गणना द्वारा प्राप्त फलों में निरर्थक अंकों का पूर्णांक, ठीक है, मतलब राउंड ऑफ, जैसे अगर हमारे पास रीडिंग आई 2.7 है, ठीक है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ में लिखेंगे तो 2.8 लिख देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करना सीखेंगे। तो इस तरीके से सेकंड चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये मैंने आप लोगों को हल्का हल्का आइडिया दे दिया। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।